ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स की खासियत क्या है, ये ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स विच बेयर सीड्स, आ जाइए, विदाउट सीड्स, विदाउट कवरिंग। क्या मतलब हुआ इसके बोलने का, कि जैसे जब हम सीड्स को क्या करते हैं देखना, किसी भी सीड को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आप चने को देखते हैं तो छिलके होते हैं ना उसके बाहर, देखा ना आपने, तो इसमें क्या है, सीड्स होंगे बट वो नेकेड होंगे, उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा, कवरिंग नहीं होगी उसमें। तो चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके पास क्या है, सीड्स विदाउट कवरिंग, दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं विच बेयर नेकेड सीड्स, जो कि क्या करता है, नेकेड सीड्स को बेयर करने का काम करता है। फटाफट बिल्कुल 5 स्टार नीट के क्वेश्चंस बताती चलूंगी, ठीक है। अब इसमें खासियत क्या है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नीट के कहां से होते हैं, एनसीईआरटी से होते हैं। कहां से होते हैं, एनसीईआरटी से। जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करने वाला एक टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, ये क्या है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, यस, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज SEQUOIA, sequoia is referred as, मेरे साथ साथ हाथ चलाएंगे, is referred as tallest tree species। अगर आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको 5 प्लांट कैटेगरीज बताई हैं, मैंने आपको क्या किया है, 5 प्लांट कैटेगरीज बताई हैं, ठीक है, जिसमें आपने सीखा है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बिलोंग किसको करता है, तो किसको टिक करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को। किसको बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आपके दिमाग में क्वेरी होगी कि भाई हमारे बुक में कहाँ है, ये देख लीजिए, ये भी लगे हाथ साथ के साथ कर ही लीजिए, ये देखिए, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जायंट रेडवुड ट्री इसका कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम क्या है, रेडवुड ट्री, ठीक है। सिक्वोया, SEQUOIA, है ना। तो सिक्वोया क्या है, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। अब रूट्स जो है इसके, इन सारे प्लांट्स के रूट्स जो हैं जनरली कैसे पाए जाते हैं, टैप रूट पाए जाते हैं। रूट्स कैसे पाए जाते हैं, टैप रूट पाए जाते हैं। 2 ही तरह के रूट होते हैं इस पूरे लिविंग सिस्टम में, क्या होता है, 2 टाइप्स के ही रूट्स पाए जाते हैं, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट, वेरी गुड, दूसरा होता है फाइब्रस रूट, ठीक है, इसको बोलते हैं। आगे देखिए, एक है आपका टैप रूट का मतलब है कि पहले ये क्या है, प्राइमरी रूट है, पहले क्या है, ये प्राइमरी रूट है, फिर क्या है, ये सेकेंडरी रूट है, और फिर क्या है, इससे और निकले थिन जो टर्शियरी रूट। तो इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टैप रूट सिस्टम। और अगर एक ही जगह से ये सारे ऐसे, आपको इसमें पता ही नहीं चलेगा प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा इसके अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फाइब्रस रूट सिस्टम। कोई दिक्कत, तो इसमें जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम, ये नहीं पाया जाता, ये जनरली जो है वो क्या पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको लगे हाथ साथ के साथ समझाने के लिए बताया था, ताकि आपको अगर कभी लिखा हुआ दिखे तो आप यहाँ पे बात समझ जाए कि इसके पास कैसा रूट सिस्टम है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें टैप रूट सिस्टम का मतलब है कि पहले मिड में, जैसे आप कोई पौधा है उसको उखाड़ते हैं, अगर वो डाइकॉट है, ठीक है, क्योंकि टैप रूट सिस्टम जो है जनरली पूरे वर्ल्ड में डाइकॉट्स में पाया जाता है। अगर आपने उसको उखाड़ा, उखाड़ने के बाद आपको ऐसा नजर आता है कि पहले क्या है, एक ऐसे प्राइमरी रूट है, फिर उससे और क्या निकले, सेकेंडरी रूट्स निकले, फिर टर्शियरी रूट्स और उससे पतले पतले निकले, तो उसको हम लोग टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। तो इन जिम्नोस्पर्म्स की खासियत ये है कि इनके पास बेसिकली क्या पाया जाता है, याद हो गया। पहला पॉइंट आपने याद किया, नेकेड सीड होगा,
दूसरा पॉइंट आपने याद किया है कि रेडवुड ट्री यानी कि सिक्वाया जो है वो इसी को बिलोंग करता है। सिक्वाया जो है वो इसी को बिलोंग करता है, जिसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं रेडवुड ट्री। क्या बोलते हैं? याद हो गया। उसके बाद मैंने आपको अगला पॉइंट ये सिखाया है, इसमें टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, स्पीड भले ही मैं बढ़ा रही हूँ बट आपको समझने में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका बेस अच्छा हो गया है। मैंने बहुत टाइम लगाया है एक एक चीज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितने टॉपिक हैं? अगर एक हम किंगडम प्रोटिस्टा को भी देखते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक किंगडम प्रोटिस्टा को भी हम देखते हैं, आपने क्राइजोफाइट्स भी सीखा, डायनोफ्लैजेलेट्स भी सीखा, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, सब नया था ना आपके लिए। तो उसको पहले मैंने पूरा बेसिक देके आपको सिखाया है। फिर प्लांट किंगडम उसमें भी था, उसमें भी टाइम दिया मैंने आपको, तो जिस वजह से यहाँ अब आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, माइकोराइजा सीखा था आपने, याद आया? अब आ रहा है यहाँ पे माइकोराइजा जो है, अब यहाँ पे आ रहा है, तो आपका टाइम सेव होगा। और जिन बच्चों के लिए ऐसा है, ऐसा फील हो रहा है कि हमारे लिए बिल्कुल नया है, वो तो मैं साथ के साथ रिवाइज करती चलूंगी। ठीक है, अब याद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पे पॉइंट नहीं, आप लोग साथ के साथ नोट करते चलेंगे। हर एक चीज आपकी बुक में, सैंपल पेपर में अवेलेबल है, बस आपको क्या करना है, उसको समझते चलना है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मेरे साथ के साथ नोट करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ, ज्यादा समझा रही हूँ। ये देखिए अगला पॉइंट क्या है, एक टॉपिक बताऊंगी जो आपकी किताब में है, दूसरा टॉपिक ऐसा बताऊंगी जो आपके बुक में नहीं है। ठीक है, आपके पास स्पीशीज है पाइनस, जिम्नोस्पर्म्स की स्पीशीज क्या है? पाइनस है। ठीक है, पाइनस की खासियत ये है कि ये माइकोराइजा को शो करता है। किसको शो करता है? माइकोराइजा मतलब, हाँ वेरी गुड, मतलब याद है आपको, जब फंजाई का एसोसिएशन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होता है। इतना ही सिखाया था मैंने आपको, बस मैंने उस टाइम उस पॉइंट पे सिर्फ इतना सिखाया था कि इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होता है। ठीक है, अब थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स तो बिल्कुल ही थर्ड कैटेगरी के हो गए। थर्ड कैटेगरी बोलने का मतलब पहले इवॉल्व हुए थे, उतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी इनके अंदर। ठीक है, दूसरी बात, टेरिडोफाइट्स आया, तो वो पहला ऐसा प्लांट था जिसने वेस्कुलर टिश्यूज को शो किया। मतलब उसके पास क्या अवेलेबल था? जाइलम फ्लोएम अवेलेबल था। क्लियर है? क्या अवेलेबल था उसके पास? जाइलम और फ्लोएम अवेलेबल था। अब इसको मिड में रखते हुए, मतलब डिमार्केशन पॉइंट पे रखते हुए, हायर प्लांट्स की कैटेगरी में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को काउंट करते हैं। पता है आपको? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन मैंने आपको बता रखा है। तो जब माइकोराइजा बच्चों को शुरुआत में सिखाया जाता है तो लिखा जाता है कि माइकोराइजा इज द एसोसिएशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब आप सीख रहे थे माइकोराइजा, क्या सीख रहे थे आप लोग? MYCORRHIZA, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा इज द माइकोराइजा is the symbiotic association सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है प्लस प्लस रिलेशनशिप। क्या मतलब है इसका? दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा होगा। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सीखा हुआ आपने? दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा और बेनिफिट होता है। ठीक है, तो माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन between fungi and roots of some specific higher plants। कोई दिक्कत? अब क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा आपको कि रूट्स ऑफ सम स्पेसिफिक हायर प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन मार्क है। इनिशियल स्टेज में सिखाने के लिए तो इतना ही लिखाया जाता है बच्चों को कि इसका एसोसिएशन क्या होगा? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होगा। लेकिन
अब जाके क्योंकि आप इसको समझने के लायक है, अब आप इसका नाम याद कर सकते हैं। तो ये पाइनस है। क्या है? पाइनस है। नीट का क्वेश्चन है ये। पाइनस और पाइन ट्रीज, पाइनस और पाइन ट्रीज। ठीक है, पाइनस जो है ये क्या करता है, यही है वो जो माइकोराइजा का एसोसिएशन, इसका मतलब ये है कि फंगल एसोसिएशन को शो करने का काम करता है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? रूट्स के साथ, प्लांट के जो रूट्स है ना ये, इसके साथ क्या होता है, फंजाई का एसोसिएशन होता है। इसके साथ क्या होता है? फंजाई का एसोसिएशन होता है। और ये फंगल एसोसिएशन जो है क्या है, और ये जो फंगल एसोसिएशन है इसको इमरजेंसी कंडीशन में मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फंजाई आपने देखा होगा हमेशा नमी वाली स्टिक की जगहों पे सर्वाइव करता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में इसको नमी भी प्रोवाइड करेगा। और कुछ ऐसे रेयर एलिमेंट्स है, फास्फोरस वगैरह, जो कि सॉइल से खींच के रखता है अपने पास, और प्लांट को जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसको देने का काम करेगा। अब ये तो बात रही कि फंजाई जो फायदा पहुंचाता है प्लांट को। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ प्लांट फ्रॉम, एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ फंजाई फ्रॉम दिस प्लांट। तो ये सबको पता है कि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स क्या है, मतलब फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये जो फंजाई यहाँ पे इसके साथ लिपटा हुआ बैठा हुआ, ये क्या करता है, बैठा बैठा फ्री फंड में नरिशमेंट लेने का काम करता है। क्या करता है? यस, नरिशमेंट फ्रॉम प्लांट्स। क्या करता है ये? प्लांट से नरिशमेंट लेने का काम करता है। क्या करता है ये? प्लांट से नरिशमेंट लेने का काम करता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं, क्योंकि पहले से आपने समझा हुआ है। अगर जिन बच्चों का पहले से नहीं समझा हुआ था उनको भी समझ आ रही होगी मेरी बात, साधारण हिंदी में ही समझा रही हूँ आपको। ठीक है, और लिखना है वो मैंने बिल्कुल ही सिंपल इंग्लिश में लिखा है, उसमें भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े हम लोग। ये वो फेनोमेना था जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ था। ये क्या है? ये आपके बुक में लिखा हुआ है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, ये ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी बुक में। मैं शो कर देती हूँ आपको। अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया ये पेज? आगे बढ़ूं मैं? आगे देखिए, तो ये मैं शो कर देती हूँ। कहाँ? ये देखिए यहाँ है। कितना शॉर्टकट जा रहा है सोचिए। मैं जो इतने देर से आपको लेक्चर दे रही हूँ, रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस। बस खत्म। रीजन ये, इसको पता है कि पहले पढ़ाया है, इसको ये पता है कि बच्चों ने पहले क्या किया हुआ, जब फंजाई पढ़ रहे थे तो पढ़ाया था ना इसमें माइकोराइजा, जिसकी वजह से शॉर्ट फॉर्म में बोल के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये रहा पाइनस। अब आगे बढ़ने के पहले एक मैं आपको कोरोनोइड रूट सिखाऊंगी। आगे बढ़ने के पहले एक और फेनोमेना है जो किसके साथ रिलेटेड है, जो इसी पाइनस के साथ रिलेटेड है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। किसके साथ रिलेटेड है? इसी पाइनस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, एक फेनोमेना है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक फेनोमेना है, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फर शावर। अच्छा, इसको सुन के क्या लगता है, क्या होगा ये? आम, ये कटहल, क्या होगा? कोई ऑर्गेनिज्म होगा? क्या होगा ये? क्या है ये? क्या लग रहा है सुन के? आप बोलेंगे पता नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चला, सल्फर आ गया, केमिस्ट्री का शावर हो गया, वो झगने वाला है ना। तो आप कह रहे होंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो नीट के एग्जाम का क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कंसर्न विद सल्फर शावर। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से निकल के स्टिग्मा तक लैंड करने को पॉलिनेशन बोलते। 10वीं क्लास में पढ़ा था आपने, पता है सबको? पॉलिन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा पे लैंड करने को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब पॉलिनेशन विंड से होता है, हवा जब पॉलिनेशन, अब उसके लिए एजेंट चाहिए ना, हवा जब पॉलिनेशन कराने का काम करता है उसको हम लोग अनीमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है
नेक्स्ट पेज लेके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग pollination, which of the following pollination is concerned with sulfur shower? ऑप्शन है आपके पास, अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं आपको। हाइड्रोफिलिक, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर। अनीमोफिलिक, पॉलिनेशन बाय विंड, अनीमोफिली लिखा नहीं रहता ब्रैकेट में, मैं लिख दूंगी समझाने के लिए आपको। नेक्स्ट मैंने लिख दिया एंटोमोफिलिक, और नेक्स्ट मैंने मान लीजिए लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। बस गए। अब एग्जाम में नहीं लिखा रहता है ऐसे। पहली बात तो बच्चा क्वेश्चन ही ना समझे, सोचेगा पता नहीं क्वेश्चन क्या है, तुक्का मारते हैं कुछ कि होगा क्या इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन पहले समझ तो आए तब तो आगे बढ़े, है ना। तो हाइड्रोफिली का मतलब हो गया यहाँ पे पॉलिनेशन बाय वाटर, अनीमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड या एयर। देन एंटोमो मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। तो ये हो गया पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बाय। तो कोई आपसे पूछे कि इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं तो क्या बोलिएगा? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। और इंसेक्ट से पॉलिनेशन को एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। अब ये सल्फर शावर फेनोमेना बता दूं मैं होता क्या है। सस्पेंस है तब से आप सोच रहे होंगे पता नहीं, क्वेश्चन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लिखे जा रहे पता ही नहीं चल रहा है क्या, है ना। होता क्या है एक्चुअली, सल्फर शावर को जब हम लोग समझते हैं तो this phenomena is concerned with anemophily, that is wind pollination, in which yellow color containing pollen grains of pine trees are released in huge amount, which poses yellow cloud-like appearance, अगर मैं इसको समझाऊं कि सल्फर शावर क्या होता है, तो सल्फर शावर एक्चुअली में एक ऐसा फेनोमेना है जो कि विंड पॉलिनेशन से रिलेटेड है। होता ये है कि पाइनस का पेड़ या पाइन ट्री जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में पॉलिन ग्रेन्स रिलीज करता है। क्या करता है वो? बहुत ह्यूज अमाउंट में। ऐसा लगेगा कि जैसे येलो कलर का वहां पे बादल है, क्लाउड है।
तो उसको देख के जब कभी भी आप इसको सर्च करेंगे नेट पे तो एक बात साफ साफ लिखी होती है कि दिस फिनोमेना इज नॉट कंसर्न्ड विथ सल्फर। सल्फर से किसी भी तरीके से रिलेटेड है ही नहीं। सल्फर शार जिसने नाम दिया क्योंकि येलो अपीयरेंस का होता है, शार मतलब बारिश है, झरना जो है जैसे हो गया उस तरीके से। तो ये बहुत ज्यादा एबंडेंस में दिखते हैं, जिसकी वजह से क्या किया है, इसका नाम सल्फर शार रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, इसका नाम जो है वो सल्फर शार रख दिया गया है। ठीक है, चलिए ये नोट कर रहे थे आप तो लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। 2 मिनट तक दे रही हूँ, फटाफट कीजिए इसको। बहुत सारी चीजें आपको और सीखनी है, सब नया ही सीख रहा है ना। डायरेक्ट आपको मैं नीट के क्वेश्चंस भी बताती चल रही हूँ साथ के साथ। पीला होता है, हाँ, इस वजह से। आगे चले, हो गया? चलिए, समझने में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट में टाइम बचा तो सल्फर शार देख भी लेंगे, आप भी सर्च करके देख सकते हैं। ट्रीज खड़े होंगे और ऐसा लगेगा उसके चारों तरफ जैसे येलो कलर के बादल मंडरा रहे हैं, बट वो होता नहीं होता क्या, पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स। इतना ह्यूज अमाउंट में रिलीज होता है। तो कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना था ये, आपकी बुक में नहीं था लेकिन पाइन ट्रीज से रिलेटेड था। तो एक क्वेश्चन मैंने बनाया, क्वेश्चन बनाने की बात है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैंने आपको दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज कंसर्न्ड विद सल्फर शार। हो जाएगा विंड पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा? अगर मैं ऑप्शन बदल दूं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कंसर्न्ड विद सल्फर शार, पाइनस लिख दूं, साइकस लिख दूं, मैंगो ट्री लिख दूं, रोज लिख दूं, तब क्या होगा? समझ आई मेरी बात? तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक और नया टर्म। आप फिर बोलेंगे ये भी नहीं सुना हमने। अब एक और नया टर्म आ रहा है आपके सामने, कोरलॉइड रूट्स। क्या आ रहा है? CORALLOID, कोरलॉइड रूट्स। क्या हो गया? कोरलॉइड रूट्स हो गया। जब मैं आपको चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया था, याद है? याद है? जब मैंने आपको किंगडम मोनेरा बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई थी, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। याद है? यू बैक्टीरिया जब आपने देखा था तो मैंने आपको बताया था कि यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको साइनो बैक्टीरिया बिलोंग करती है, जिसके पास कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। याद आया? याद आया? नहीं याद आया तो देख सकते हैं, यू बैक्टीरिया निकाल के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में साफ साफ आपको दिख जाएगा। और फिर मैंने वहां पे कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पे आपने सीखा था नॉस्टॉक एंड एनाबीना। नॉस्टॉक एंड, ये ऐसी बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। बात समझ आई? तो 2 ऐसी बैक्टीरिया आपने सीखा था, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। क्या करती है? अब क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में कुछ स्पेसिफिक प्लांट के रूट्स के साथ वही बैक्टीरिया जो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ना, यू बैक्टीरिया में डायग्राम भी, हेटेरोसिस्ट भी मैंने आपको बताया था, सब कुछ समझाया था। ठीक है, वही बैक्टीरिया जो है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है, वो साइकस ट्री के रूट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अदरक आप यूज करते हैं ना घरों में, ठीक है, और उतना मोटा भी नहीं, बहुत छोटे 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 नोड्यूल्स लाइक, वैसे फूले हुए रूट्स जो है उसके दिखते हैं किसके? साइकस के। किसके? उसको हम लोग कोरलॉइड रूट्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई विलेज का पर्सन पूछे, बोले बताओ मुझे कोरलॉइड रूट्स का क्या मतलब समझते हो, तो आपको साधारण भाषा में इसको समझाना है, जब किसी प्लांट या ट्री के रूट के साथ, जब किसी ट्री के रूट के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी एसोसिएटेड होके रहती है, वैसे रूट्स को हम लोग कोरलॉइड रूट्स बोलते हैं। समझ आया? बोल के देखिए, क्या बोला मैंने? जब एंटोफिक्सिंग, शॉर्ट में अगर लिखे, जब एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया एसोसिएटेड होगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, हम उसको क्या बोलते हैं? और इसका एग्जांपल है साइकस। इसका एग्जांपल क्या है? जब हमने माइकोराइजा देखा था, एग्जांपल वाज पाइनस, और इसका एग्जांपल क्या है? अगर आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही है तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। इतना किसी बच्चे ने नहीं समझा हुआ है, जाके फटाफट जहां भी जो भी बच्चा 11th में कहीं बैठा हो ना,
आप एक बार अपने आप को उससे कंपेयर करके देख लीजिएगा। सारी चीजें समझ आ रही है आपको? रटने में और समझने में बहुत फर्क होता है ना। अगर मैं बोलती हाँ देखो साइकस होता है, इसके पास कोरोलॉइड रूट, समझ आया? आप बोलेंगे हाँ समझ आया, ठीक है, आगे भी बढ़ूंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन जाके सॉल्व करेंगे आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि समझने पे भी, अब जैसे मैंने आपको याद दिलाया, आपको याद आ गया यू बैक्टीरिया क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो पहले जो मैंने आप पे थोड़ी मेहनत करी है वो अब जाके फ्रूटफुल हो रहा है। देखिए, तो कोरोलॉइड रूट शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ। कोरोलॉइड रूट्स का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया are associated with roots of Zycus. These roots are termed as कोरलॉइड रूट्स। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत किसी को? These roots are termed as कोरलॉइड रूट्स। ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरलॉइड रूट्स बोलते हैं। अगर आपसे प्लांट का एग्जांपल पूछा जाएगा तो प्लांट के एग्जांपल में आएगा साइकस। अगर आपसे बैक्टीरिया का एग्जांपल पूछा जाएगा, किसका? अगर आपसे बैक्टीरिया का एग्जांपल पूछा जाएगा तो बैक्टीरिया हो जाएंगी नॉस्टॉक एंड एनाबिना। जिस बच्चे को शक हो वो एक बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यू बैक्टीरिया निकाल के देख लेंगे, दोनों के नाम को अंडरलाइन कर लेंगे, आपको जरूर मिल जाएगा, है ना, हाईलाइट करके लिखा हुआ है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। साथ के साथ नोट कर रहे होंगे आप लोग, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। आगे चले। अब एक दूसरी बात क्या है इसमें कि हो गया ना, ये देखिए कोरलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। खत्म, स्टोरी ओवर। समझ आया? कोरलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब मैं यहीं पे साथ के साथ बताती चल रही हूँ, उसको घर जाके स्प्लिट करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर है? मेरी बातें समझ आ रही हैं? अब क्या है, जब आप किसको देखना स्टार्ट करते हैं? साइकस को। किसको देखते हैं? साइकस को खूब देखा होगा आपने, ऐसे देखा है ना, पत्ते ऐसे होते हैं साइकस के। साइकस के पत्ते कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये अपने आप क्या चेंज करते हैं, ऐसे होते हैं साइकस के। किसके? साइकस। अनब्रांच्ड इसलिए लिखा है, क्या लिखा है? अनब्रांच्ड इसलिए लिखा हुआ है कि आपने जो यहाँ पे एक मेन एक्सिस बनाया उसके बाद सीधे सीधे यहाँ पे निडल लाइक लीव्स निकले। अब इसके अंदर कोई ब्रांचिंग तो नहीं है, नहीं है ना, तो ये अनब्रांच्ड का एग्जांपल है साइकस। अनब्रांच्ड का एग्जांपल क्या है? और जब हम ब्रांच्ड का देखेंगे, किसका देखेंगे? तो इसका एग्जांपल फिर से पाइनस आ गया। पाइनस तो सिड्रस। सिड्रस को जब आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैंने ये स्टेम बनाया, ठीक है, तो स्टेम बनाया तो पहले इसमें क्या था, एक मेन एक्सिस से पत्ते निकाल दिए हमने। इसमें सिट्रस में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहां से और ब्रांचिंग निकल गई, यहां है यहां से और ब्रांचिंग निकल गई, इसमें भी ब्रांचिंग हो गया, यहां है इससे और ब्रांचिंग निकल गया। और सिट्रस जो है उसको इंग्लिश मतलब हिंदी को जब इंग्लिश करके लिखा जाता है तो उसको देवदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवदार। देवदार। और हिंदी में जब इसको बोलते हैं सिट्रस को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देवदार। वो एपिसोड्स वगैरह आपने देखे होंगे ना, जो शंकर भगवान का वो हिमालय पर्वत का दिखाता है, बहुत मतलब वैसे ट्रीज वगैरह अवेलेबल होते हैं, आइस वाइस गिरा होता है उस पे,
ये ठंडी जगहों पे सरवाइव भी करते हैं और उसके नीडल लाइक लीफ भी होते हैं। और आगे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। रीजन क्या है कि ये जो कोनिफर्स है इसमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा अगर लीफ जो है वो पत्ते ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाने की बजाय ऐसा नीडल लाइक हो जाए तो उसका क्या फायदा है? भाई नीडल लाइक होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर कम होगा, और लॉस ऑफ वाटर कम होगा तो सर्वाइव अच्छे से करेगा। बात समझ आई है ना? तो नीचे इसका एडेप्टेशन लिखा हुआ एक चीज हुई, और साफ साफ यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि इसके क्या होता है, थिक क्यूटिकल भी अवेलेबल होता है, इसका स्टोमाटा भी संकीर्ण होता है, ताकि हर तरीके से कुल मिला के ये पूरी तैयारी करके बैठा हुआ वाटर लॉस में होने नहीं दूंगा, मतलब मिनिमाइज करके रखूंगा। वाटर लॉस को क्या करूंगा मैं? मिनिमाइज करके रखूंगा। ठीक है, तो एक जो आपने यहाँ पे नीचे ये तो अडेप्टेशन है, ये तो आपको पता है ही है। एक जो है मैं उसको मेंशन कर देती हूँ, लीव्स जो आपने देखा है, इसको क्या देखा है? लीव्स जो आपने देखा है, तो लीव्स में यहाँ पे दो टाइप के लीफ आपने देखे, एक है अनब्रांच्ड और दूसरा है ब्रांच्ड। अगर अनब्रांच्ड है, इसका एग्जांपल है साइकस, और ब्रांच्ड के एग्जांपल है पाइनस एंड सिट्रस। पाइनस एंड सिट्रस, CETRUS, पाइनस एंड सिट्रस। याद हो गया सबको? बिल्कुल आसान करके बता रही हूँ, बिल्कुल आसान। जो बच्चे कहते हैं ना इतना टफ है, कैसे याद रखेंगे इतनी सारी चीजें, तो मैं आपको साथ के साथ याद भी कराती चल रही हूँ। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है, लीव्स के अकॉर्डिंग इनकी ब्रांचिंग को आपने डिवाइड करते हुए इतने टाइप आपने यहाँ पे मेंशन करे। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, नीचे क्या है, इसका एडेप्टेशन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये नीडल लाइक क्यों होते हैं, तो नीडल लाइक इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने 50 ml पानी एक प्लेट में रखा है, थाल में डाला है, और 50 ml वाटर आपने ग्लास में डाला है, तो किसका इवेपोरेशन जल्दी होगा? प्लेट वाले का, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा करके बैठे आप। और जब आप उसको ग्लास में कीजिएगा तो क्या होगा उससे? रीजन क्या, आप सरफेस एरिया कम करके बैठे हैं वहां पे। तो एग्जैक्टली वही केस यहाँ पे भी होता है। अब जब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो एक चीज और है, देखिए इतना सिर्फ ऊपर का तो मैंने कराया ही हुआ था, इसमें तो कुछ है नहीं, मतलब 3-4 लाइन कराने में मुझे हाफ आवर लगा, आधा घंटा से ज्यादा लगा, जबकि मैंने सांस नहीं ली तब से 1 मिनट में। जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, है कि नहीं, लगातार मैं बोल ही रही हूँ तब से, इतना खड़ा कर दूं ना बोलने के लिए, फिर पता चलेगा आपको। उसके बाद सीधा जाके सोइएगा तो परसों उठिएगा। इतना बोलने के लिए खड़ा कर दूं ना आपको, तब पता चलेगा। तो स्पीड जो है वो आपको भी साथ के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। अब स्पीड बढ़ाओ तो आपकी दिक्कत क्या है, टीचर बहुत स्पीड बढ़ा रहा है। स्लो कराओ तो हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है। अब स्लो, डाउट भी तो क्लियर करो आपके ना, या ऐसी हवा में उड़ाते हुए चले जाओ। तो जब देखिए कि आपका टाइम जो है वो यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, और आपको भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, सारी चीजें नहीं आ रही है आपके पास, पहले बोल दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसी में करा रही हूँ, और जहां जो बनाने की रिक्वायरमेंट होगी मेरे पास, वहां पे जो वेकेंट स्पेस है कॉपी में नोट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए साइकस का ये पौधा आपने देखा है, बहुत कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अक्सर इसको ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज किया जाता है ना। मतलब लगा दिया, लगा के भूल जाइए, तो बढ़िया डेकोरेशन मतलब ऑर्नामेंटेशन का भी काम करता है। ठीक है, फिर आपको पाइनस बताया हुआ, ये देखिए ये क्या है, पाइनस है। ठीक है, और यहाँ पे गिंको है ये। ठीक है, चलिए अब आगे समझिए ध्यान से। 2-3 लिखूंगी, उसके नीचे तो खैर मुझे बना के ही समझाना है। इसके आगे की जो बीच की जो बातें हैं ना, ये सब बिना बनाए हुए आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं ना बनाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं? हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि इसके पास अलग अलग तरह के स्पोर प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोर भी बनता है, मेगास्पोर भी बनता है। माइक्रोस्पोर भी बनता है और मेगास्पोर भी बनता है। इस वजह से
जो 2 काइंड ऑफ स्पोर्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोरेंजिया के अंदर, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे फिर वापस स्पोरोफिल आ रहा है। क्या आ रहा है? स्पोरोफिल आ रहा है। याद आया? फिर क्या आ रहा है? द लीफ लाइक अपेंडेजेस विच बियर्स, यस वेरी गुड, विच बियर्स स्पोरेंजियम। मतलब स्पोर बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है, क्या है? स्पोर बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? ऐसे 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 आपने देखा होगा, इस तरीके से ऐसे कोन शेप्ड कोन्स भी बोलते हैं हम लोग, ये अगर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऐसे स्पोर लाइक, मतलब ये पत्ते लाइक है और इसी में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। इसी में क्या होगा? और इसके अंदर स्पोर बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा? मेरी बात समझ आई? तो स्पोरोफिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये हो गया स्पोरोफिल, ये भी हो गया स्पोरोफिल। तो द लीफ लाइक अपेंडेजेस विच बेयर, लिखा हुआ आपकी कॉपी में, यस और नो? आपने नोट किया हुआ है, तभी मैं नहीं नोट कर रही। आपने कॉपी में लिखा हुआ है द लीफ लाइक अपेंडेजेस विच बेयर्स स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर या स्पोरेंजिया, जो कि स्पोरेंजिया को, अब जिस भी बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये क्या हो गया? स्पोरेंजिया हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत किसी को? क्या हो गया? ये स्पोरेंजिया हो गया। तो एक बात मैंने आपको ये समझाई, आगे चलते हैं। तो वही चीज बोल रहा है, इसमें मेल जो है वो मेल कोन अलग होगा, फीमेल कोन अलग होगा। ये एक कॉम्पैक्ट, अभी जो मैंने पूरा बनाया ना, उसको हम लोग स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है और जिसके अंदर ये सारी ड्रामेबाजी होती है, उसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रॉबेरी या कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी या कोन। सीखा हुआ आपने, उधर भी बताया था मैंने आपको। तो ये भी क्या हो गया इसका? स्ट्रॉबेरी और कोन। द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेल स्ट्रॉबेरी, द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड, ये अपने आप चेंज कर रहा है, which is highly reduced and is continued only in a limited number of cells. This reduced gametophyte is called a pollen grain. अब यहाँ पे ड्रामेबाजी क्या है, सो सुनिए आप। जब कभी भी आपको प्लांट्स में माइक्रो 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 टर्म सुनने को मिलेगा, मतलब वो मेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? और जब मेगा टर्म आपको सुनने को मिलेगा, वो फीमेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फीमेल से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको एक साधारण सी बात बताई कि आपने देखा कि जब हमें कोन शेप्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम क्या देखते हैं? कोन शेप्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। इस कोन शेप्ड स्ट्रक्चर में भी क्या है? स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है। और स्पोरोफिल का मतलब भी हो गया कि ये स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर को कैरी करेगा। क्या करेगा? स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर को कैरी करेगा। और स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर को कैरी करने का मतलब है कि इसी के अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? अगर ये मेल है, अगर ये क्या है? मेल है, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। किसका? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, वन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है MMC, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो वन माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ठीक है, उसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? और उससे 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। नीट का क्वेश्चन है। Which type of cell division is responsible for formation of pollen grains? Answer is meiosis. 2 ही टाइप का डिवीजन ही होता है पूरी दुनिया में, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। यही 2 टाइप होता है। तो ये 4 पॉलन ग्रेन्स बनाने का काम करता है। क्या करता है? ये 4 पॉलन ग्रेन्स बनाने का काम करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है कि दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। जहां पे आपने देखा होगा बार 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 माइक्रोस्पोर लिखा जा रहा है। माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक स्टेज दैट इज नोन एज पॉलन ग्रेन। अब आया समझ में? अब आया? तो मैंने आपको पहले वहां पे समझा दिया, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में
जब आप मियोसिस कराइएगा तो 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, उससे क्या बनते हैं? 4 पॉलन ग्रेन उससे बनते हैं। तो कौन सा सेल डिवीजन लगा? मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन लगा? मियोसिस लगा। ठीक है, अब मेल की स्टोरी ओवर और फीमेल वाला देखिए। द कोन्स बियरिंग मेगा, मेगा टर्म आ गया फीमेल के लिए, मेगा टर्म आ गया। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कंसर्न्ड आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेली। उसका नाम क्या है? फीमेल स्ट्रॉबेली। द मेल और फीमेल कोन्स ऑफ स्ट्रॉबेली में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। वापस पाइनस आ गया। मेल और फीमेल दोनों टाइप के स्ट्रॉबेरी जो है एक ही प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनस। वापस याद रखेंगे। However, in Cycas, male cones and megasporophyls are born on different। क्या मतलब आपको समझ में आया? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, साफ सीधा सा मतलब ये है कि अगर पाइनस है, अगर क्या है और यहाँ पे अगर मैंने साइकस लिख दिया, ठीक है, तो अगर आप पाइनस को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? पाइनस को देख रहे हैं। तो पाइनस के केस में क्या है? एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी बनेगा और फीमेल स्ट्रॉबेरी भी बनेगा, सेम प्लांट के ऊपर। कहाँ पे? सेम प्लांट के ऊपर। यहाँ कहानी अलग है। साइकस में मेल प्लांट पे मेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल प्लांट पे फीमेल स्ट्रॉबेरी। समझ आया? इसमें अलग अलग है, इसमें क्या है? अलग अलग है। फीमेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल स्ट्रॉबेरी, यही समझाया जा रहा है और कुछ नहीं है। पाइनस में एक ही पौधे पे, एक ही पौधा तो नहीं बोलेंगे, ट्री बोलेंगे, एक ही ट्री के ऊपर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रॉबेरी बनते हैं। और साइकस में क्या है? मेल अलग ट्री में बनेगा और फीमेल। जैसे एंजियोस्पर्म्स में जो पपीता होता है ना, पपाया जो आप खाते हैं, उसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इतने पपाया के प्लांट देखते हैं, उसमें से सब में क्यों नहीं फल लगे होते हैं? मेल वाले में कैसे लगेगा? बात समझ आई? जब पॉलिनेशन हो के मेल गेमेट फीमेल वाले तक जाएगा तो आपको जो फल लगे हुए हैं वो कहाँ दिखेंगे? फीमेल में दिखेंगे। तो एक क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जाता है। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें पूछा जाता है कि पपाया के प्लांट्स में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर आपको हमेशा हर साल फ्रूट्स लगे हुए दिखते होंगे, किसी पे कभी नहीं दिखता। तो कभी नहीं दिखता तो इसलिए नहीं दिखता, मेल प्लांट है। क्या है वो? मेल प्लांट है। मेल गेमेट को जाना है फीमेल गेमेट तक, ये रीजन है। तो यहाँ पे वैसी बात हो जाएगी। समझ आई मेरी बात? ठीक है, अब देखिए फिर वापस वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था ना मेल वाले में क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस आ रहा है। क्या आ रहा है? ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली। न्यूक्लियस, कई बच्चे इसको न्यूक्लियस लिख देते हैं गलती से। हाँ, यहाँ तक तो हो गया, इतना ही और बचा है। इसके बाद में एंजियोस्पर्म्स जो है, इससे भी सुपर स्पीड से कराऊंगे। एंजियोस्पर्म्स में इससे भी ज्यादा बचा हुआ है, उससे भी ज्यादा सुपर स्पीड, लेकिन हाँ समझ आएगा, आपको गारंटी है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब लास्ट का सेगमेंट है यहाँ पे, लास्ट का। नीचे तो दम ही नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना ही बचा बस। ठीक है, समझिए क्या है। अगर हम ओव्यूल देखते हैं, अगर हम क्या देखते हैं? ओव्यूल देखते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके बीच में एक एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है? क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें कॉटिलेडन्स नहीं बनाएंगे, सीड कवरिंग नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? सीड कवरिंग नहीं बनाएंगे। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर में एग होता है, फीमेल गेमेट होता है। बस इतनी बात याद रखिए। बात समझ आई? तो बोल रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो न्यूक्लियस का ही एक सेल। तो एम्ब्रियो सैक जिस मास ऑफ टिश्यू या मास ऑफ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? NUCLLUS। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? न्यूक्लियस में न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, अब समझ आएगा आपको। अब इधर आइए। अब क्या है यहाँ पे?
The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucleus. न्यूक्लियस के किसी भी एक सेल से डिफरेंशिएट करके फीमेल गैमेट बन सकता है। इतनी बात समझ आई? अगर नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल में सपोज कीजिए कि 5000 बच्चे हैं, ठीक है, बोला गया एनुअल फंक्शन होगा, 5,500 कूद जाते हैं क्या स्टेज पे? लाख धक्का मारने के बाद तो 100-150 बच्चे निकलते हैं उसमें से। बच्चे और बड़े हो गए तो और शाई फी, और छोटे होंगे तो सारे स्टेज पे कूदेंगे, बोलेंगे हमें ही पार्टिसिपेट करना है, हमें भी करना है। होता है ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं नंबर कम होता जाता है। तो अब ऐसा तो नहीं कि जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया उसके सींग निकल आए या दूसरी स्पीशीज हो गई, नहीं, बच्चा तो वही है ना, है ना, लेकिन वो वहां पे फंक्शन दूसरा करता है। क्या कर रहा है वो? अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, अब ये भी नीट का क्वेश्चन बन जाएगा, न्यूक्लियस से करेगा या फिर सीड कवरिंग से करेगा या फिर माइक्रोस्पोर मदर्स, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो न्यूक्लियस के ही किसी एक सेल से डिफरेंशिएट होके बनता है। बात समझ आई? अगर आपको समझ आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बार बार मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। न्यूक्लियस का ही कोई एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है? मदर सेल, मतलब फीमेल गैमेट अब जो है वो बनाने का काम करेगा, ठीक है। मैम वो एमएमसी तब क्या बताए? देखिए, अगर मेल बना, पॉलन ग्रेन अगर बना, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फीमेल गैमेट अगर यहाँ पे बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। अब बात समझ आई? एमएमसी बोला जाता है तो उसे क्लियर नहीं होता तो क्वेश्चन में लिख दिया जाता है वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। दूसरी बात, तो द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ऑब्वियस है, वो स्ट्रक्चर क्या हो गया? ओव्यूल हो गया। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। भाई जब मेगा टर्म लग ही गया, फीमेल मतलब मेल जो पॉलन ग्रेन्स थे वो बनेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स पे। किस पे? और फीमेल वाला बनेगा मेगास्पोरोफिल पे, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोर्स, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्यूटिकली। फिर आया मियोसिस। दुनिया में जब कभी भी किसी गैमेट के बनने की तैयारी होगी तो मियोसिस ही लगेगा वहां पे। क्या लगेगा? माइटोसिस नहीं होगा वहां पे, हमेशा क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। और फिर 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बेयर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। आर्किगोनिया मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा, मतलब ये होता है, और इसमें एंटर करके एग जो बैठा हुआ है इसको ये फर्टिलाइज करने का काम करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट इज आर्किगोनिया, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर वही कहानी सेम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। Bryophytes, मतलब unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, male and female gametophytes do not have an independent free living existence. Bryophytes में क्या था? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है ना, बोला भाई मेरा अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, पौधे के साथ लगा रहता है, उसी के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम, मतलब पॉलिनेशन, मतलब अभी बताया ना पाइन ट्री में मैंने सल्फर शावर हो रहा है, मतलब पॉलिनेशन होता है, ठीक है। दे आर कैरीड इन एयर करेंट्स, मतलब अनीमोफिली, मतलब ये भी सिखाया मैंने आपको, अनीमोफिली मतलब अनीमोफिली, ठीक है। कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रोज टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। इसके माउथ के पास क्या होगा? जो मेल है गैमेट है वो यहाँ पे रिलीज होके फिर अंदर खुद ही इसके माउथ से एंटर होता हुआ जाएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट होगा और जायगोट एम्ब्रियो में बनेगा, फिर एम्ब्रियो क्या करेगा? आगे जाके उसमें जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा और यही सीड जो है कवर नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म बन गया। क्या बन गया? अगला नया जिम्नोस्पर्म है। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं करा रही हूं, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। क्या है? देखिए, पहले मेरी बात समझिए।
अपना हाथ, पेन और नोटबुक ऐसे तैयार रखेंगे जैसे आप एग्जाम में बैठे, और दिमाग इस तरीके से रेडी रखेंगे कि कोई आपको चीटिंग करा रहा, बोल रहा हाँ हाँ ये होगा ये होगा, समझे? तो एंजियोस्पर्म समझ आएगा, बिल्कुल वही फील रखिएगा मन में। इतना आपको इतना बढ़िया एंजियोस्पर्म समझा दूंगी कि एक क्वेश्चन भी छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, चलिए ये रहा। और ये लाइफ साइकिल जो है इसको आप खुद ही बना सकते हैं, ये लिखा हुआ भी आ ही रहा है इसमें, जाने दीजिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स जो हैं क्या है? बचपन से आज तक आपने दुनिया में जितने फ्लावरिंग प्लांट्स देखे होंगे सबको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड अंडर एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, कोई दिक्कत? और एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ा है 9वीं क्लास में। पहला है मोनोकॉट, पहला क्या है? और दूसरा क्या है? डाइकॉट है। अगर मोनोकॉट होगा इसके पास 1 कॉटिलेडन होगा। क्या होगा इसके पास? अगर डाइकॉट है तो इसके पास क्या होगा? 2 कॉटिलेडन होगा। क्या होगा इसके पास? अगर मैंने बोला भाई ऐसा है, आपको सीड नहीं देखना, बीज नहीं देखना, ऊपर से पत्ता ही देख के बताओ कि मोनोकॉट है डाइकॉट है। ठीक है, तो होता ये है कि जो मोनोकॉट है क्या है? मोनोकॉट के लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होता है? ड्रामा ही खत्म, कहाँ मिडरिब है, कहाँ वेन है, कहाँ वेनलेट है, कुछ पता नहीं चलता। इसकी खासियत क्या है? इसके पास पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। और डाइकॉट के पास क्या होगा? डाइकॉट की खासियत है ये प्रॉपर वेब लाइक वाला लीफ जो है ये कैरी करने का काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन कैरी करेगा। ये क्या करेगा? रेटिक्यूलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलेट वेनेशन को कैरी करने का काम करेगा। कौन? डाइकॉट। कौन? डाइकॉट। आगे चलो, बन गया। पहले मैंने बोला, पहले मैंने आपको वार्न कर दिया, बिल्कुल वैसे ही तैयार रहेंगे जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो। मेरे साथ साथ हाथ चलाएंगे, बिल्कुल कितनी स्पीड आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बन गया तो वेरी गुड। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? मोनोकॉट के अंदर, किसके अंदर? मोनोकॉट के अंदर, डाइकॉट के अंदर। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, स्टोरी बाकी है। मोनोकॉट के अंदर कैसा रूट है ये? वेरी गुड। और ये कैसा रूट है? सॉरी उल्टा बना दिया मैंने। इधर होगा फाइब्रस रूट, इधर क्या होगा? फाइब्रस रूट होगा। मुझे लगा मैंने इधर। देखिए ये क्या है? मोनोकॉट है तो कैसा रूट होगा? फाइब्रस होगा। कैसा होगा? अगर ये क्या है? डाइकॉट है तो ये कैसा रूट होगा? टैप रूट सिस्टम। ये भी उखाड़िए, उससे भी पता चल जाएगा। तो मोनोकॉट के पास होगा फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या होगा? रूट सिस्टम। और इसके पास कैसा होगा? टैप रूट सिस्टम। इसके पास क्या होगा? टैप रूट सिस्टम। कोई दिक्कत समझने में किसी को? ये तो छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ आपने, बस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना? कोई दिक्कत? आगे चलें। आगे देखिए, अगर मोनोकॉट है, अगर क्या है? मोनोकॉट है, तो ये जो मोनोकॉट है, बार बार लिखना पड़ रहा है, ये जो डाइकॉट है। अगर आप मोनोकॉट को ट्रांसफर सेक्शन करके देखिएगा, क्या करके देखिएगा? डाइकॉट को भी कीजिए।
डाइकोट की खासियत ये है कि इसमें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जो क्या है, रेडियल अरेंजमेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रेडियल। अंदर की तरफ होगा जाइलम, अंदर की तरफ क्या होगा? जाइलम के लिए मैंने एक्स लिखा है और इसके लिए पी, इसके लिए पी। तो जाइलम फ्लोएम कैसे होंगे इसमें? रेडियली अरेंज। क्या बोलते हैं इसको? वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स आर रेडियली अरेंज्ड। कोई दिक्कत? रेडियली अरेंज्ड कैसे होता है? ये रेडियली अरेंज्ड होता है। और इसकी वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे? कोई मैनर ही नहीं है, कैसे भी होंगे, समझे? स्कैटर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कहीं पे भी जाइलम फ्लोएम लिख लीजिएगा सब में, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। एग्जाम्पल भी लिखने की जरूरत है क्या? मोनोकॉट के एग्जाम्पल में लिख लीजिए राइस, व्हीट, मेज, है ना? और डाइकोट में आपके घर में जितनी दालें आप खाते हैं सब लिख लीजिए। और बाकी जहां जहां पे आपको क्या दिखता है? रेटिकुलेट वेनेशियम, जैसे आम का पेड़ है, तो क्या है? मोनोकॉट, डाइकोट? किसको मोनोकॉट लग रहा है? क्या है वो? डाइकोट है। क्या है? डाइकोट। आगे चले। एक मिनट हटिएगा तो। फ्लैटेड लिखे हैं। वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड होगा ही, बिखरा हुआ होगा। आगे चले। इतनी डिटेलिंग बुक में नहीं है आपके, छोटे से पैरा में फिनिश एंजियोस्पर्म, ठीक है? चलिए अब आगे देखिए। कोई फ्लावर देखा है आपने? फ्लावर के अंदर इसका जो ये कलरफुल पार्ट है उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका जो ये फूला हुआ पार्ट है इसको हम थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और रिसेप्टिकल। भाई कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको बात करने की फुर्सत हो रही है? गर्ल्स में से फिर वापस आवाज आ रही है। थैलेमस और रिसेप्टिकल और टोरस, ठीक है? तीनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है। मैंने तीनों लिख दिया, मेरे साथ साथ हाथ चलेगा, पहले बताया मैंने। किसी की भी नोटबुक उठा के मंगवा लूंगी, नहीं दिखा ना मुझे बाहर भेज दूंगी यहाँ से, अगली क्लास से। ऐसे सिर्फ कंप्लेन करने से नहीं होता है, साथ में ग्रास्प भी करना होता है। ये नहीं मुंह उठा के कंप्लेन कर दिया हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है। आपको सामने टीचर की मेहनत तो दिखती नहीं, टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस मुंह उठा के कंप्लेन करना आता है। बस हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है। खुद कितना खींच पाते हैं आप? समझ आया? आगे देखिए। अब इसमें क्या है, आपको यहाँ पे ऐसे थिन सेपल्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? ये जो है ये सेपल्स है। क्या है? सेपल्स है। और इस पौधे में, मतलब सॉरी इस फ्लावर में जो डंठल है ना इसका, जैसे आपने ऐसे फ्लावर को पकड़ा, इसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेडिसेल बोलते हैं, यानी स्टॉक ऑफ फ्लावर, यानी स्टॉक ऑफ फ्लावर। अब इस फ्लावर के अंदर आपको इसका फीमेल गेमेटोफाइट दिखता है। अभी मत बनाइएगा, मैं दूसरे पेज पे बना देती हूँ, समझाने के लिए दिखा रही हूँ। देखा ना आपने क्या होता है? ये बाकी फ्लावर और ये सब एक्स वाई जेड को बना लीजिए। और एंथर फिलामेंट होता है। क्या होता है? एंथर फिलामेंट होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत? अब इसमें से एक एंथर फिलामेंट को निकाल के बाहर बनाऊं मैं? बात समझ आई? एक मेल गेमेटोफाइट
ग्राफाइट को निकाल के जूम करके मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से ये रहा एंथर और ये रहा फिलामेंट, ये रहा एंथर और ये रहा फिलामेंट। ये क्या रहा? फिलामेंट रहा, एंथर और जब हम किसी एक एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब इसका जो टीएस करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं? तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है कि एंथर का टीएस और ट्रांसवर्स सेक्शन जो है कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? पेंटागोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल। कैसा है? टेट्रागोनल है, 4 कोने वाला, 1 2 3 4। और बाहर से ये साफ साफ दिखता है, इसमें 2 लोब हैं। कितने लोब हैं? 2 लोब। यानी कि अगर हम ऐसे करके डिवाइड करें, अगर हम काटें ऐसे करके, तो इसके पास 2 लोब हैं। क्या है इसके पास? 2 लोब हैं। 2 क्या है? लोब है। लेकिन टोटल इसके पास 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है? और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल है ना? क्या है? फीमेल है ना, तो मेगा स्पोरेंजिया। मेल का बता रही एंथर फिलामेंट मेल हुआ ना, ठीक है। मेल है, गारंटी के साथ माइक्रो माइक्रो चलेगा। क्या चलेगा? तो एमएमसी लिख रही हूं मैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल अगेन मियोसिस के बाद, क्या करने के बाद? 4 पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। कोई दिक्कत? 4 क्या करेगा? बन गया, बन गया। ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस के बाद 4 पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। क्या करेगा ये? 4 पॉलन ग्रेन्स बनाएगा ये। आगे चले, आगे देखिए। पॉलन ग्रेन बन के तैयार, रेडी। पॉलन ग्रेन बन गया मेल में, यहां तक रेडी। अब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इसको जूम कर रही हूं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये रहा स्टिग्मा। क्या है ये? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कोई दिक्कत किसी को? 10वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल बैठा होता है। क्या है ये? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। कोई दिक्कत? अब ओव्यूल का 5 नंबर का डायग्राम बनाऊंगी। सब्जेक्टिव एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब इसमें से ये जो ओव्यूल आपने देखा, इसको निकाल के मैं बाहर बना रही हूँ। मेरी बात समझ आई? अब यहां रहा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। क्या रहा ये? ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है ये? पूरा ओव्यूल है। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। क्या है ये? ओव्यूल। जब पॉलन ग्रेन, जब कोई भी पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा। तो एक पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या करता है? और ये पॉलन ट्यूब मेल गेमेट को लेके चलता हुआ इसी माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर घुसता है, नीचे से। हाँ, घूम के पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल, माउथ लाइक ओपनिंग दिख रहा है। आपने घर में जितनी बीजें देखी होगी ना, जितने सीड देखे होंगे, आप ध्यान से जाकर फिर से देखिएगा। चने को जब आप भिगोते हैं पानी में फूलने के बाद, उसमें सारे चने में एक छेद दिखता है आपको, गोल, बिल्कुल प्रोमिनेंट, बहुत अच्छा दिखता है। माइक्रोपाइल है वो। क्या है वो? माइक्रोपाइल। दिखाता है कि पास्ट में उसी के थ्रू मेल गेमेट की एंट्री हुई थी। दैट इज, समझ आया?
नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ मेल गेमेट्स ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन? आंसर इज, समझ आया? तो ये जो माउथ लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर है दैट इज माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्लियर है? आगे अब इसमें बीच में एक एम्ब्रियो सैक है। क्या है? कोई दिक्कत? बीच में क्या है? एक एम्ब्रियो सैक है। हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो उसकी वजह से इसके पास कवरिंग होगा। क्या होगा? इसके पास कवरिंग भी अवेलेबल होगा। आउटर कवरिंग को बोलेंगे आउटर कवरिंग को बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट। क्या बोलेंगे? आउटर इंटेगुमेंट। लिखा सब है आपकी किताब में, बनाया नहीं है उसने। अंदर वाले को बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट। कोई दिक्कत? अंदर वाले को क्या बोलते हैं? अंदर वाली कवरिंग को बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। अब मैंने आपको पिछले केस में भी सिखाया था कि जिस मास ऑफ सेल में एम्ब्रियो सैक डूबा होता है, जिस मास ऑफ सेल में एम्ब्रियो सैक डूबा होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NUCELLUS। गलती से कोई न्यूक्लियस मत लिख लीजिएगा। NUCELLUS न्यूक्लियस। क्या है ये? अब एक और चीज देखिए, मटर छीलते हैं घर में ना, देखा है ना मटर? तो जब उसको छीलते हैं, जो मटर के जो दाने होते हैं, ओव्यूल्स हैं वो सारे, तो एक छोटे से स्टॉक से जुड़े होते हैं ना, है ना? तो ओव्यूल का ये जो स्टॉक है, ओव्यूल का ये जो स्टॉक मतलब डंठल, समझे? ओव्यूल का ये जो स्टॉक है FUNICLE फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। FUNICULUS फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस बोलते हैं हम लोग। फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। क्लियर है? ठीक है। गिव अ टर्म फॉर स्टॉक ऑफ ओव्यूल। आंसर इज फ्यूनिकल। गिव अ टर्म फॉर स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल हो जाएगा। ठीक है। जब मटर में आपने फ्यूनिकल को तोड़ दिया तो निशान होता है ना वहां पे, मतलब द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड, तो ज्यादा ही एरो आ गया यहाँ पे, द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। HILUM। समझ आया क्या बोला मैंने? फ्यूनिकल में से जब ओव्यूल को तोड़िएगा तो निशान बनेगा ना एक, जो दिखाएगा कि आई एम द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। समझे क्या बोला मैंने? जैसे आपने मटर के जो दाने होते हैं उसको आपने तोड़ा, जो मार्जिन पे अटैच है, तो तोड़िएगा तो फ्यूनिकल भी टूटता है छोटा सा। तो जहां पे वो टूटा वहां पे निशान होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वो निशान क्या है? ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलम। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। बोलेंगे इतना क्या चल रहा है? फिर ये सब जो कहते नहीं कि मैरिज में, शादी में बाराती है, ये सब काम धाम नहीं है कुछ इनका, है ना? अब जिसका काम धाम है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। किसका काम धाम है वो देखिए। 3 एंटीपोडल्स क्या है? एम्ब्रियो सैक के अंदर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? अंदर का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक के अंदर के स्ट्रक्चर में ऊपर के साइड में क्या बनाया मैंने? 3 एंटीपोडल्स। क्या बनाया मैंने? 3 एंटीपोडल्स। बीच में मैंने बनाया 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये? 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो बाद में फ्यूज करके 1 सेंट्रल सेल बनाते हैं। नीचे है 1 एग। क्या है? हाँ जी बिल्कुल, अंदर में 1 एग है। क्या है? और 1 एग के साइड में है 2 सिनर्जिड्स। क्या है? SYNERGIDS 2 सिनर्जिड्स। क्या है ये? जो मैंने जितना भी मैंने स्काई ब्लू कलर से लिखा है जोड़िए तो सबको कितना हुआ टोटल? कितना हुआ? 8 से ना कम होगा किसी का, ना ज्यादा होगा। कितना हुआ? नीट का क्वेश्चन है।
एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंटेन ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 5 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। किसको टिक करेंगे? 8 न्यूक्लिएटेड। कितना है ये? लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पूछा जाता है कितना सेल है। क्या पूछा जाता है? तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड बोला जाता है। फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे मैडम 7 सेल्ड कैसे हुआ? क्योंकि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके बाद में 1 सेंट्रल सेल बनाते हैं। सेल तो एक ही हुआ ना, तो 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? अगर आपको हर एक बात समझ आई है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। हर एक टर्म अगर आपको समझ आया है, आपने आज की क्लास में मेरे ख्याल से मोर देन 100 टर्म सीखे है ना। आगे चलूं मैं? जब तक ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ना समझ आए और कोई बच्चा बोलता है कि मैं डबल फर्टिलाइजेशन समझ गया, तो समझिए झूठ बोल रहा है। इम्पॉसिबल है, वो डबल फर्टिलाइजेशन कभी समझ ही नहीं सकता बिना इसके डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन के। डबल फर्टिलाइजेशन बताऊं? अब आपको टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट्स गिन के लगेगा। पहले क्या था यहाँ पे? आपने पॉलिन ग्रेन बना के यहाँ पे तैयार रखा हुआ है, कोई दिक्कत? क्या किया आपने यहाँ पे? मेल गेमेट तैयार है, फिर क्या हुआ? फीमेल गेमेट भी तैयार है, फिर क्या हुआ? अब हमें सीखना है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या सीखना है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। 2 बार क्या होगा? पहले फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलते हैं? और दूसरे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? कैसे होता है सो बताती हूँ मैं। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगैमी। क्या बोलते हैं? कैसे होता है सो देखिए। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक। क्या है? मैं अब इसके अंदर लेबल नहीं कर रही, लेबलिंग आपने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऊपर में है 3 एंटीपोडल्स, बीच में है 2 पोलर न्यूक्लियाई, नीचे 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड्स। काम किसका है? एग का है। किसका काम है? एग का काम है। और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। हमने फर्टिलाइजेशन लिखा है 2 बार। क्या लिखा है हमने? अब कहानी सुनिए, अब आपको गारंटीड समझ आएगा। हो ही नहीं सकता आपको समझ ना आए। इधर देखो, यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन लैंड हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? पॉलन ग्रेन जब लैंड करेगा तो पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्या करेगा? बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से एक मेल गेमेट जो है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन पहले से ही हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? और हैप्लॉइड में कभी मियोसिस नहीं होता। पॉलिन ट्यूब में एंटर करने के बाद एक मेल गेमेट जो है वो माइटोसिस के थ्रू, किसके थ्रू? क्योंकि पहले से ही हैप्लॉइड था। क्या था? तो एक मेल गेमेट बना यहाँ पे, दूसरा मेल गेमेट बना, दोनों चल रहा है साथ साथ। दोनों क्या कर रहा है? साथ साथ चल रहा है। पहले क्या हुआ? माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा। कैसे एंटर करेगा? माइक्रोपाइल के थ्रू। कैसे करेगा? पहले ये एग के साथ फ्यूज कर गया। पहले क्या कर गया? एग के साथ फ्यूज कर गया। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि व्हेन 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद 1 एग, कोई दिक्कत? The formed structure is zygote, कोई दिक्कत? और इस घटना को हम सिंगैमी बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लॉइडी पे चलते हैं। मेल गैमेट की प्लॉइडी हैप्लॉइड, एग की प्लॉइडी हैप्लॉइड, तो जाइगोट की प्लॉइडी 2000% गारंटी के साथ हैप्लॉइड। क्लियर? आगे की कहानी, आगे की स्टोरी ये है, दूसरा मेल गेमेट जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है। किससे?
यानी जो एक बचा खुचा मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट जो है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। क्या करता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। मेल गैमेट की प्लॉइडी हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई की जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? यस, नीट का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपका फिनिश हुआ प्लांट किंगडम। क्या फिनिश हुआ आपका? एक बार लिखिए, फिर मैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन को रिवाइज कर देती हूँ। क्या सीखा आपने? कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द एग्रीगेशन ऑफ टू प्रोसेसेस, syngamy and triple fusion. Syngamy is the fusion of one male gamete with one egg that forms zygote, and the ploidy of zygote becomes 2n. Triple fusion is the fusion of one male gamete with, and the formed structure is, and the ploidy of endosperm is triploid. क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया आपका? डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। आपका वर्क ये है, एक लाइफ साइकिल बना हुआ है उसमें। उसको नेक्स्ट क्लास में यहीं पे डायग्राम ओपन करके मुझे 3 to 4 मिनट लगेगा, वो आपका समझा हुआ है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो। बस मैं उसको समराइज करके बताऊंगी और ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया, प्लांट किंगडम, इतनी मेहनत करने के बाद। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कौन सा चैप्टर करना है नेक्स्ट क्लास में? कौन सा? एक बचा है इस यूनिट में। इस यूनिट में एक ही चैप्टर बचा है, एनिमल किंगडम ना। ठीक है, करिए उसको, एनिमल किंगडम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।